गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट जिसमें थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था एंड उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में फर्दर आगे वाला चैप्टर्स में काफी यूज होने वाला जो टर्म्स सब था वो हमने बता दिया है ना। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, वर्क वर्क एंड हीट। ये बेसिकली दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। जैसा कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा इंजीनियरिंग साइंस का पेपर है जिसमें हम कन्वर्सन हीट इनटू वर्क या वर्क इनटू हीट का जो कन्वर्सन होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हम अपने सिस्टम्स के ऊपर देखते हैं कि जब हमारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सिस्टम में क्या चेंजेज आती है, कैसे चेंज आता है, कितना चेंज आता है, तो ये सब हम स्टडी करते हैं, है ना। तो कल के क्लास में हमने बताया था सिस्टम के बारे में कि तीन तरह का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो हम लोग पहले आज बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि हम बताएं कि क्लोज सिस्टम एक हमारा ऐसा सिस्टम बॉडी है जिसमें ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो इन करता है और यहाँ पर जो कन्वर्सन होती है सिस्टम के अंदर, ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, और फिर एनर्जी किसी अदर फॉर्म में चाहे वर्क के रूप में हो वो सिस्टम से बाहर आता है, यहाँ से आउट होता है ना। तो इसमें ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, यानी इसके जो बाउंड्री लेयर है उसमें सिर्फ एनर्जी क्रॉस करता है। मास का जो फ्लो है वो मास इस ना तो सिस्टम में एंट्री लेता है और ना ही सिस्टम से बाहर आता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इस प्रकार का सिस्टम क्लोज सिस्टम। ठीक है। तो एक एक क्लोज सिस्टम जो अपने, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग का जो बीच का इंटरेक्शन होता है वो दो तरीका से होता है, टू वेज। यानी एनर्जी का इंटरेक्शन क्लोज सिस्टम में दो तरीका से होता है। पहला चीज होता है बाय वर्क ट्रांसफर, बाय वर्क ट्रांसफर, और दूसरा होता है बाय हीट ट्रांसफर। मतलब सिस्टम अपने सराउंडिंग से या सराउंडिंग अपने सिस्टम से इंटरेक्शन जो होती है वो दो तरीका से होता है, एक वर्क ट्रांसफर के द्वारा और दूसरा हीट ट्रांसफर के द्वारा, है ना। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं वर्क के बारे में। वर्क के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो जैसा कि हम लोग वर्क के बारे में जानते हैं कि जैसे इन मैकेनिक्स मैकेनिक्स की भाषा में हम लोग क्या जानते हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स एक्ट करते हैं, जैसे सपोज कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर दिए, एक सर्टेन फोर्स लगाए। हमारा फोर्स लगाने के बाद जो बॉडी है वो कुछ अपना डिस्टेंस ट्रेवल करे, है ना। जैसे कि यहाँ से ये एक्स दूरी तय किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में जो हमें वर्क डन हुआ वो ये फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो, यानी कि जब किसी की बॉडी के ऊपर हमारा फोर्स लगाया जाता है तो वो बॉडी वो मूव करता है, और जितना डिस्टेंस वो मूव करता है ना, वो फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है उसका क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। वर्क एक वर्क क्या है, मतलब वर्क कोई एक एक प्रकार का एनर्जी फॉर्म है। वर्क क्या है, एक तरह का एनर्जी फॉर्म ही है। इसका भी यूनिट जो है तो वो किलो जूल, जूल में ही हम लोग मेजर करते हैं। तो ये भी एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन वर्क जो है ये ऐसा एनर्जी है कि हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वर्क कोई एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कहने का मतलब ऐसा है कि वर्क को हम लोग किसी चीज में हम बांध के रख सकते हैं नहीं। जैसे अब सपोज कि हम लोग
एक पैकेट लेते हैं और उसमें हम लोग यहाँ पर राइस चावल भर के रख देते हैं, 5 केजी चावल भर दिए, है ना। इसको अच्छा से हम लोग सील पैक कर दिए ताकि इसमें से एक भी दाना बाहर नहीं जाए। तो इसको ये एक हमारा राइस का क्या बन गया, एक पैकेट बन गया। तो ये पैकेट में क्या है, राइस स्टोर्ड है। इसको हम 10 दिन बाद भी जाएंगे इसको देखने के लिए, तब भी देखेंगे सारा का सारा राइस जो है इसमें ऐसे ही स्टोर्ड फॉर्म में है। लेकिन वर्क कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसको कि हम लोग किसी इस तरह के पैकेट में हम लोग बंद कर दें कि जैसे 5 किलो जूल वर्क को हम लोग यहाँ पर पैक कर दिए हैं और इसको अब हम जहाँ चाहेंगे इसको हम जहाँ चाहेंगे उठा के दूसरे जगह ले जाएंगे, नहीं। वर्क मतलब कोई एक स्टोर करने वाला या कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। वर्क हमेशा डन किया जाता है, मतलब हमारे द्वारा या कोई भी डिवाइस के द्वारा किया जाता है ना। यानी कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी को ये कन्वर्सन हो गया, एक कन्वर्सन फॉर्म ऑफ एनर्जी ही हमारा क्या है, वर्क है। ठीक है, तो जैसे मैकेनिक्स की भाषा में तो ऐसे बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स की भाषा में अगर हम लोग वर्क को डिफाइन करें तो जैसे है कि सपोज कि हम लोग का यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी है। बैटरी से हम लोग क्या किए कि अपना एक प्लस माइनस पोल है, यहाँ से हम क्या किए कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, हम लोग मोटर में यहाँ पर पावर सप्लाई दिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर स्वाभाविक है जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें शाफ्ट घूमना शुरू कर देगा। इसमें हम लोग एक पुल्ली लगाए हुए हैं, यहाँ पर एक पुल्ली लगा हुआ है और इस पुल्ली से एक वेट जो है वो कोई डब्लू वेट इसमें ये पुल्ली हो गया। तो इसमें एक वेट हमारा अटैच्ड है। तो जब ये मोटर यहाँ से रोटेट करेगा तो ये जो उस पे स्ट्रिंग बांधा हुआ है ये भी इसके ऊपर मतलब राउंड होगा, तो ये वेट जो है धीरे धीरे लिफ्ट होगा या फॉल होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वर्क इज डन बाय ए सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज इक्वल टू द रेजिंग ऑफ द वेट। वेट को रेज करना या लोअर करना, है ना। यानी कि जब भी हम लोग इसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दिए तो जैसे कि इसको बैटरी में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई बैटरी से दिए मोटर को, तो मोटर का शाफ्ट रोटेट किया और उसने यहाँ पर वेट को उठाने का काम किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस ये ले करके और हमको ये वर्क में क्या किया, कन्वर्ट किया, है ना। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स भाषा में वर्क की। वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू द रेजिंग ऑफ द वेट। यानी कि इसमें जो एनर्जी है उसको हम रिड्यूस करते हैं या फिर इसका जो सोल इफेक्ट है वो वेट को उठाने में यूज हो रहा है। तो ये हो गया वर्क है, वर्क डन बाय द मोटर्स, है ना। अब यहाँ पर आते हैं कि जो वर्क है, यानी कि जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। जब भी हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि कोई एक ऐसा वर्क है जो सिस्टम के बाउंड्री से क्रॉस होके बाहर आ रहा है सराउंडिंग में, ये वर्क अगर कोई सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में आ रहा है ना, तो ऐसे वर्क का जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया, है ना। लेकिन कभी ऐसा हम लोग का इफेक्ट होता है कि जब हमारा वर्क जो बाउंड्री लेयर को क्रॉस करता है वो हमारा सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है ना। सिस्टम में वर्क को हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस समय जो ये एनर्जी का फॉर्म जो वर्क है इसका हम लोग साइन कन्वेंशन निगेटिव लेते हैं और इसको कहा जाता है ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हम लोग का मान लीजिए कि आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है। जब इसमें हम लोग फ्यूल जलाते हैं
तो ये हमारा शाफ्ट को रोटेट करता है और उससे हम लोग कोई अपना डिवाइस लगा देते हैं तो वो अपना ऑपरेट होता है। तो ये इंजन क्या करता है, ये हमें वर्क प्रोवाइड करता है, देता है। फ्यूल फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी है उसको बर्न करा के हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हीट एनर्जी फाइनल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है इस इंजन में। तो ये एक तरह का बाय द सिस्टम हो गया कि इंजन हमको वर्क दे रहा है ना। लेकिन वहीं पर अगर जैसे हम लोग एयर कंप्रेसर की बात करें तो एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए हम लोग अलग से कोई मोटर या ऐसे इंजन फिट करते हैं तब एयर कंप्रेसर चलता है। ये हमें वर्क लेने वाला डिवाइस है। या फिर हम लोग पंप बोले तो पंप जो है तभी ये पानी को सप्लाई करना शुरू करेगा जब इसको हम लोग कहीं से बाहर से कोई एक वर्क देंगे, है ना। तो इस तरह का जो वर्क होता है ये ऑन द सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्क में क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन लेते हैं, है ना। अब अगर हम लोग जैसे सबसे कॉमन वर्क जो है जैसे हमारा पिस्टन वर्क हो गया, है ना, या फिर हम लोग मैकेनिक्स की भाषा में जो बोले कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है, वर्क है। तो जैसे कि ये हमारा एक कोई एक सिलेंडर है और यहाँ पर सिलेंडर में एक ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या है, कोई अपना गैस है, गैस में फ्यूल की बर्निंग हुई, ये गैस जो है इस पिस्टन के ऊपर क्या लगा रहा है, कोई एक प्रेशर पी लगा रहा है ना। तो यहाँ पर हम ये क्या कहेंगे कि इस पर कितना वर्क हुआ। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लेंगे तो डी डब्ल्यू वर्क जो होगा वो फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, जितना इसका फोर्स होगा और जितना ये लेंथ में चेंजिंग आएगा, फोर्स लगाएंगे और जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। फोर्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया, है ना, और इनटू क्या हो गया, डीएल, है ना। तो यहाँ पर एरिया इंटू डीएल ये क्या है, एक तरह का लेंथ है। तो डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी इंटू सॉरी एरिया इंटू जो डीएल है, ये एक प्रोडक्ट जो है ये एक क्या है, वॉल्यूम है, डीवी चेंज इन वॉल्यूम। यानी एरिया तो यहाँ पर पिस्टन का क्या है, कांस्टेंट है। अब लेंथ यहाँ पर जितना डिस्टेंस ये चेंज करेगा उतना ही उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी इंटू डी वी, है ना। अब यहाँ पर कोई एक वन पोजीशन से टू पोजीशन तक लेंथ चेंज करता है, तो जैसे इसको हम इंटीग्रेट करें, अगर टोटल वर्क निकाले तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना, वन से टू तक पी डी वी। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस ऐसा हुआ है जैसे वन से टू, यहाँ पर हमको कोई एक प्रोसेस हुआ है और इसका हम लोग चाहते हैं वर्क डन निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ वन से टू पी डी वी, ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया, है ना। अब देखिए, यानी कि ये इंटीग्रल फॉर्म जो होता है मैथमेटिक्स में बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एरिया से सिंपली निकाल देते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की क्या करें, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, और हम लोग अलग अलग प्रोसेस से दिखाएं। जैसे हमको मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से वन से टू क्या हुआ है, कोई एक प्रोसेस हुआ है, ठीक है, वन से टू एक प्रोसेस हुआ। एक बार हम लोग प्रोसेस किए तो ये इस पाथ से होके गया। दूसरी बार मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोसेस किए तो उसका पाथ हमारा ये रहा, है ना। तीसरा बार कोई ऐसा प्रोसेस किए तो ये हमको कुछ इस तरह का पाथ रहा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सबका क्या है, इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। यहाँ पर तीन प्रोसेस मतलब वन से टू ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर पाथ कितना है, थ्री है। तीनों पाथ का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर जैसे यहाँ पर हमको वन टू कोई एक प्रोसेस हुआ था, इसको हम लोग पीवी डायग्राम में अगर हम ड्रॉ करें
तो इसका जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो सिंपली 1 पॉइंट से क्या करेंगे, वर्टिकली पॉइंट हम लोग यहाँ पर वर्टिकली लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे और 2 से भी ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर जितना हमको ये एरिया फॉर्म होगा, है ना, यही एरिया अगर हम लोग निकाल दे तो यही क्या दे देगा हमको, वर्क डन दे देगा। तो यानी कि वर्क डन का एक डिफिनीशन और क्या हो गया कि वर्क डन इज द एरिया अंडर पीवी कर्व। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन जो होगा एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है लेकिन पाथ अलग अलग है। अगर हम लोग इस पाथ की बात करें, ए बी सी कर देते हैं, अगर हम लोग 1A2 की बात करें तो इसका एरिया तो या इस पॉइंट से यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो इसका एरिया तो ये बनेगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल देंगे तो इस पाथ से होके जो प्रोसेस हुआ है उसकी वर्क डन वैल्यू निकलेगी। अगर हमको 1B2 ये इसकी वैल्यू निकालना, इस प्रोसेस के लिए निकालना है, तो यहाँ से लेकर के हमको पूरा यहाँ तक का एरिया निकालना होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाला जो 1A2 था इससे लार्जर एरिया आ रहा है हमको 1B2, है ना। अब फिर अगर हम लोग 1C2 की बात करें तो इसके लिए जो है इस ये पूरा एरिया जो है अगर हम निकालते हैं तो 1C2 पाथ से किया गया वर्क डन का वैल्यू आएगा। बेसिकली यहाँ हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है बट यहाँ पर पाथ अलग अलग है सबका। पाथ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर हमको एरिया का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। अगर एरिया का वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब वर्क डन का भी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा। जो 1C2 का पाथ का वर्क डन वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद 1B2 प्रोसेस वाला का वर्क डन होगा और सबसे लिस्ट वैल्यू जो है 1A2 पाथ का होगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये कंफर्म होता है कि वर्क इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन। ये कोई एक पॉइंट फंक्शन नहीं है ना। ये है क्या, तो वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ये एक क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब वर्क जो होता है वो पाथ पे निर्भर करता है। तो जो भी क्वांटिटी पाथ फंक्शन होता है वो थर्मोडायनामिक का प्रॉपर्टी नहीं होता है। यानी कि वर्क जो है यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉपर्टी नहीं है ना। क्योंकि इसका जब हम इस वर्क के फंक्शन को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे तो ये इन एग्जैक्ट इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कई सारा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग जान गए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पहला बात वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, ये कोई थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉपर्टी नहीं है, और इसको जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका इन एग्जैक्ट आएगा, है ना। उसके बाद जो है वर्क कोई एक स्टोर्ड एनर्जी नहीं है बल्कि वर्क को कहा जाता है एनर्जी इन ट्रांजिट। इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी इन ट्रांजिट। मतलब ये ट्रांजिशन फॉर्म में होता है। इसको हम कहीं पर एक जगह जमा करके बहुत देर तक हम रख नहीं सकते हैं, ये कन्वर्ट कर जाएगा, है ना। तो ये हमेशा एक ट्रांजिट फॉर्म, एनर्जी का एक ट्रांजिट फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर इसी में अगर जैसे ये तो पिस्टन वर्क हो गया पीडी भी, अगर यही वर्क डन अगर हमको मान लीजिए कोई एक सॉफ्ट वर्क होता है, सॉफ्ट वर्क में तो वर्क डन ये हो जाएगा यहाँ पर वहाँ प्रेशर था, यहाँ टॉर्क हो जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा, यानी चेंज इन एंगल, सॉफ्ट वर्क हो गया। वही कोई स्प्रिंग के ऊपर करते हैं तो जैसे स्ट्रेस्ड वर्क हो गया, स्ट्रेस्ड वर्क में क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर इसमें तो हम लोग अगेंस्ट करते हैं वर्क, तो एफ इंटू डी एल, है ना। तो यहाँ पर जितना फोर्स लगाएंगे और चेंज इन जो स्प्रिंग लेंथ होगा या कोई स्ट्रेचिंग जो भी
डिवाइस है उसका जो चेंज इन लेंथ होगा वो हो जाएगा, है ना। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस, है ना। वर्क इन जो पीडीवी वर्क है, पीडीवी वर्क इन डिफरेंट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब अलग अलग में हम लोग देखते हैं, जैसे कि हाँ, इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जैसे पॉइंट फंक्शन में हम बताए थे कि पॉइंट फंक्शन वाला सारा जो क्वांटिटी होगा वो प्रॉपर्टी होता है ना, उसका इंटीग्रल फॉर्म 0 होता है, साइक्लिक इंटीग्रल। बट वर्क पाथ फंक्शन होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसका साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो 0 नहीं होगा, है ना। एक बात वो भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस है हमारा कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको हम लोग कहते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आइसोबारिक प्रोसेस। यानी इसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी कोई एक प्रोसेस यहाँ पर 1 से 2 हो रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आइसोबारिक है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो यहाँ पर W12 प्रोसेस का जो यहाँ पर वर्क होगा W, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, प्रेशर तो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या है वर्क का? वर्क बराबर इंटीग्रल फॉर्म PdV। तो यहाँ वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, और डीवी वॉल्यूम यहाँ चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम V1 से क्या होगा? V2 चेंज होगा। तो यहाँ पर वर्क डन जो हो जाएगा 1 से 2 वो हो जाएगा P, और dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा V, और यहाँ पर चेंज इन है तो V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला आ गया हमको किसके लिए? तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक, या इसको आइसोमेट्रिक भी कहा जाता है प्रोसेस, ठीक है। ये एक क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इसमें वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि वर्क डन 1 से 2 जो हो जाएगी यहाँ पर PdV। तो यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब जो है V1 भी वही है और V2 भी वही है, दोनों क्या है? बराबर है। तो इस केस में अगर V2 में से V1 को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ओवरऑल टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कि अगर हमारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, ठीक है। इस तरह से 2 प्रोसेस हम लोग देख लिए। अब हमारा थर्ड प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ये हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया, है ना। यानी कि इसमें जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें T बराबर क्या है? कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से जैसे PV बराबर होता है MRT, PV बराबर MRT। तो यहाँ पर P1 V1 बराबर हो जाएगा MRT1, ठीक है। और P2 V2 बराबर हो जाएगा MRT2। अगर T1 बराबर T2 है तो P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के। तो ये हमारा क्या हो गया?
कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए रिलेशन हो गया कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, है ना, या इसी को बराबर PV बराबर P1 V1 बराबर P2 V2 सब बराबर होता है ना। तो यहाँ पर अब हम अगर वर्क डन निकाले, कोई भी यहाँ पर अगर 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोथर्मल है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म PD भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दो को इक्वेट करते हैं, जैसे PV बराबर हो गया P1 V1, तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 बाय V हो जाएगा। तो यहाँ पर हम P का वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा V1 से V2 तक, P के बदला P1 V1 बाय V इंटू dV। तो P1 V1 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, P1 V1 इंटीग्रल फॉर्म V1 से V2 यहाँ पर dV बाय V। तो यहाँ बराबर हो जाएगा P1 V1, ये 1/V का क्या होता है, ln V होता है, इसको V1 से V2 तक। तो यहाँ से वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया P1 V1 ln V2 बाय V1। ये वर्क डन का फॉर्मूला किसके लिए आ गया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आ गया, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो उसके लिए कोई भी 1 से 2 प्रोसेस होगा तो उसमें वर्क डन का इतना वैल्यू होगा। नेक्स्ट जो है 4 नंबर, कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब है क्या कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है क्या, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल फॉर्म ऑफ प्रोसेस है। पॉली, पॉली मतलब मल्टी, है ना, यानी कि ये एक जनरल फॉर्म ऑफ प्रोसेस है। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है P1 V1 के पावर n बराबर P2 V2 के पावर n, है ना। PV के पावर n बराबर P1 V1 के पावर n बराबर P2 V2 के पावर n। n क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। ये अब जनरल प्रोसेस है, मतलब हो गया कि आगे अब इसमें पढ़ेंगे कि जैसे कि एक होता है इंट्रोपी, है ना, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हीट ट्रांसफर से। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसी का वैल्यू अगर जब हमारा एक गामा ए के बराबर हो जाता है, जब n बराबर गामा हो जाता है, जिसको हम लोग एक आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, तो इस केस में फिर हमारा हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0 होता है। तो पॉलीट्रॉपिक जो होता है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी आइडियाबैटिक, मतलब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि पॉलीट्रॉपिक ऑलवेज आइडियाबैटिक, नहीं, पॉलीट्रॉपिक आइडियाबैटिक हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, नहीं होता है ना। जब एक ही केस है कि ये जब n का वैल्यू गामा के बराबर होगा तभी वो आइडियाबैटिक होगा। हाँ, अगर रिवर्जिबल की बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है वो रिवर्जिबल होता है, ठीक है, ये एक रिवर्जिबल प्रोसेस है, बट ये कोई एक आइडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। ये n का वैल्यू चेंज करता है, अब जैसे चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या होगा, इसमें प्रोसेस होगा, है ना। तो अब इसमें भी हम लोग P का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर P1 V1 के पावर n बाई V के पावर यहाँ पर n हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन 1 से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा P dV। अब यहाँ पर हम लोग P का वैल्यू P1 V1 के पावर n बाय V के पावर n इंटू dV, V1 से V2। तो इसको फाइनली अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो हमारा आ जाता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, जब हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा हो और कोई एक ऐसा प्रोसेस 1 से 2 है जो पॉलीट्रॉपिक है, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1, है ना। यही जब n बराबर क्या हो जाएगा गामा का, यानी आइडियाबैटिक के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है।
अब है कि अब 4 प्रोसेस हम लोग देखें, एक 5वां एडियाबेटिक भी देख लिए, है ना। अब इन सब की अगर हम लोग तुलना करें कि कौन वर्क कब देगा ज्यादा या कौन क्या है, उसके कंपैरिजन करें, तो जैसे है कि पीवी के पावर एन बराबर क्या है, कांस्टेंट। इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बाहर आएगा डीवी के पावर एन अब प्लस वी के पावर एन डीपी, अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हाँ, इसमें पी डीवी के पावर एन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, वी के पावर एन इंटू डीपी हो गया, बराबर 0 हो गया। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ये बाहर आ जाएगा, एन वी के पावर एन माइनस 1 डी वी अब प्लस वी के पावर एन डी पी बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर पी एन वी के पावर एन बाई वी हो गया डी वी, और प्लस बराबर कर देंगे माइनस वी के पावर एन डीपी, है ना। तो वी के पावर एन यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर डीपी बाय डीवी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एन पी बाय वी, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि हमारा पी वी के पावर एन बराबर कांस्टेंट है, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सब में कंपैरिजन ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, है ना। तो ये पी लेते हैं यहाँ पर और भी लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हाँ, यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, n का वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 0 लेने पर तो पीवी के पावर 0 बराबर कांस्टेंट, यानी v के पावर 0 1 हो जाएगा, यानी कि प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये एक तरह का क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, n का मान 0 हो जाएगा, है ना। तो आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से सीधा जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, तो ये सीधा चला जाएगा। उसके बाद जो है, अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीवी के बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया, ये क्या कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए n बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए, यहाँ पर n का मान 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर स्लोप dp बाई dv क्या है, स्लोप है। तो स्लोप है तो जैसे हमको कहीं पर भी यहाँ पर हम लोग 1 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे यहाँ तक हुआ 2 प्रोसेस, 1 से 2 हुआ, है ना। तो यहाँ पर इसका स्लोप कैसा आएगा, निगेटिव है, निगेटिव आएगा। तो यहाँ से ये स्लोप क्या आएगा, इसका निगेटिव आएगा। ये हमारा क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, है ना। ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, और ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है, 1 से 2। फिर अगर हम लोग यहाँ पर n का मान जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव करते हैं, एक दो जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे ये निगेटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा, यानी कि इस तरह से इसका स्लोप जो है यहाँ पर ऐसे जाते जाएगा। जैसे ये अगर n बराबर 1 है तो ये n बराबर 2 होगा, n बराबर 3 के लिए ये यहाँ से और ऐसे हो जाएगा, है ना। ये n बराबर 3 के लिए इस तरह से इसका कर्व जो है वो बढ़ते जाएगा, है ना। और n बराबर इन्फिनिटिव के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इसमें, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये सीधा वर्टिकल लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बताएं कि इसमें
हम जब वर्क निकालने जाते हैं तो एरिया अंडर पीवी कर्व निकालते हैं। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये तो सीधा वर्टिकल लाइन है, इस पर कोई एरिया नहीं बनेगा, मतलब कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है इसमें जीरो होता है। ऐसा हम पीछे प्रोसेस में भी निकाले थे। इसके बाद है कि यहाँ पर देखिए, अब ये जो n बराबर मान लीजिए ये 3 है, तो इसको एरिया निकालेंगे, सबसे कम एरिया आएगा, 2 वाला का उससे ज्यादा एरिया आएगा, 1 वाला का उससे ज्यादा एरिया आएगा, और यहाँ से ये जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसका सबसे ज्यादा एरिया आएगा। तो अगर हम लोग सब में कंपैरिजन करें तो जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी आइसोबारिक प्रोसेस होता है उसमें हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। अगर सेम इनिशियल पॉइंट हो, है ना, तो फिर कांस्टेंट प्रेशर पे सबसे ज्यादा वर्क मिलेगा, फिर आइसोथर्मल हो गया, फिर उसके बाद आइडियाबैटिक जनरली n बराबर गामा होता है और गामा बराबर 1.4 होता है, तो ये 1 से तो ज्यादा हो गया ना, तो इसका ग्राफ और नीचे आएगा, तो इसमें वर्क हमको और कम मिलेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें वर्क जीरो मिलेगा। तो इस तरह से हम सब में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में कि इसमें कभी कभी पूछ देता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन क्या है? तो जैसे कोई एक क्लोज चैम्बर है और इसमें एक साइड जो है तो पूरा प्रेशराइज्ड गैस भरा हुआ है और ये जो है तो वैक्यूम है, वैक्यूम है ना। तो मतलब हो गया कि जैसे ही अगर हम लोग इस प्लेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, है ना। तो इस गैस को एक्सपेंशन के दौरान इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जैसे है कि हम लोग कोई भी जो वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अगर रुकावट ज्यादा है तो हमको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और नहीं रुकावट कम है तो फिर वर्क हमको कम करना पड़ता है। मतलब एक सेम वेट का, जैसे एक मान लीजिए कि कुछ थिंग्स है जो सेम वेट का है, अगर इसको हम लोग फर्श पे रख के अगर डायरेक्ट यहाँ से धक्का मारेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो फिर हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यही वेट वेट यही है और इसमें हम लोग एक व्हील लगा दिए, है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई, तो फिर अब हम इसको धकेल रहे हैं तो ये आसानी से आगे जा रहा है, तो इसमें हमको कम वर्क देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसमें रेजिस्टेंस कम है। तो जितना रेजिस्टेंस होता है उसी के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, और यहाँ तो वैक्यूम है, इस एयर को फैलने से रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा, तो इसीलिए इसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। और इसको चूंकि रिस्ट्रिक्शन करने वाला कोई नहीं है इसीलिए इसको एक्सपेंड करने में कोई वर्क नहीं लगेगा। इसका मतलब फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसमें क्या होता है, वर्क डन जो होता है जीरो होता है। लेकिन ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी ये जो हमको वर्क डन आया है 1 से 2 इंटीग्रल पी डी वी, ये याद रखेंगे, इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तभी इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी फॉर्म उसमें हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें इसमें हुआ क्या, तो देखिए वॉल्यूम में तो चेंज हुआ, यहाँ पर तो पहले इतना ही वॉल्यूम में गैस था, पार्टीशन हटा दिए, ये फैल के अब ये पूरा वॉल्यूम में आके भर गया, है ना। लेकिन ये फ्री एक्सपेंशन हुआ, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, इसलिए इसमें वर्क डन तो पहला बात ऐसे ही जीरो है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हो रहता भी, अगर ये इरिवर्सिबल है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वैलिड होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना। उसके बाद जैसे कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी जैसे एक पैडल व्हील वर्क होता है, ठीक है, पैडल व्हील वर्क मतलब जैसे एक क्लोज चैम्बर है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, और इसमें एक ऐसे फैन जैसा लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर अपना एक
शाफ्ट है, पैडल है, इसको हम क्या करें, शाफ्ट को घुमा रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो ब्लेड है ये भी घूमेगा, और ये पूरी तरह से इंसुलेटेड चैम्बर है, इसमें ना तो कोई एनर्जी आ रहा है, ना ही में कोई मास आ रहा है, और ना ही इसमें से कुछ भी बाहर, न एनर्जी जा रहा है और ना ही जो मतलब मास है वो जा रहा है। लेकिन यहाँ से जो हम शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये ट्रांसफर होकर के आएगा यहाँ, और ये इसको घूमेगा, है ना। तो घुमाते घुमाते जिस जो घुमाने वाला है उसका तो एनर्जी यहाँ एग्जॉस्ट होगा ही, लेकिन ये जस का तस रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि इंटीग्रल जो पीडी भी है वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ तो वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं, है ना। बट यहाँ पर वर्क तो हुआ है, वर्क इज डन, वर्क तो हुआ है क्योंकि हमने इसको घुमाया है इतना देर से, तो यहाँ पर वर्क हुआ है। तो इस केस में ऐसा होता है कि पीडी भी 0 होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वर्क हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये टर्म था हमारा वर्क से रिलेटेड। तो वर्क के बारे में हम लोग समझ गए कि वर्क एक एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म होता है ना। वर्क को जनरली हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, है ना। इसका ये हाई ग्रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 100% यूटिलाइजेशन संभव है, ठीक है, तो इसीलिए हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी हुआ। उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोसेस में उसका वर्क डन का वैल्यू देखे। अब हम लोग जो है इसमें हीट को देखते हैं, हीट ट्रांसफर। तो हीट क्या है, ये भी एक एनर्जी है, लाइक वर्क ये एक क्या है, एनर्जी है। अब ये जनरेट कैसे होता है, तो जब भी हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जब अगर जैसे T2 बड़ा हो गया, T1 बड़ा हो गया T2 से, है ना, जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ हीट का फ्लो यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट कर जाएगा। अब ये हीट को फ्लो करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ऐसा हम लोग जानते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसका तीन मोड होता है हीट के ट्रांसफर होने का। तो ये जनरेट होता है कब, जब हमें टेम्परेचर डिफरेंस होती है, तो वहां पर हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी जो सिस्टम है हमारा, जैसे ये सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग हो गया, तो हो सकता है सिस्टम जो है सराउंडिंग का जो इंटरेक्शन है ये हीट के द्वारा भी होता है, यानी कि हीट भी बाउंड्री लेयर को क्रॉस करके सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है, या सराउंडिंग से यहाँ से सिस्टम में भी आता है। तो इस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग ये एक दूसरे से जो इंटरेक्शन होता है वो हीट एनर्जी से भी इंटरेक्शन होता है ना। और हमेशा हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर ही फ्लो करता है। ये भी क्या है, एक फैक्ट है कि हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर वो मतलब ये फ्लो करता है, ये ट्रेवल करता है ना। और ये तब तक करते रहता है जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, यानी दोनों का वैल्यू बराबर ना हो जाए, है ना। इसका जनरली हीट को दो फॉर्म में हम लोग जानते हैं, एक होता है हीट जो होता है एक सेंसिबल हीट होता है, और एक लैटेंट हीट होता है, ठीक है। सेंसिबल हीट जो होती है ये हमारा, जब ये हीट फ्लो करता है तो टेम्परेचर का अप एंड डाउन होता है, ठीक है। यानी कि सिस्टम से अगर सेंसिबल हीट निकल रही है तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर सराउंडिंग से अगर सिस्टम में जा रहा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा और ये सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और तब तक ये फ्लो करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये सेंसिबल हीट की फ्लो होती है। लेकिन ये लैटेंट हीट जो है ये हमारा बेसिकली फेज ट्रांसफर से ये जनरेट होता है, कि जैसे हमारा मान लीजिए सॉलिड जो है अगर हमारा लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो इस समय क्या होता है कि जिस समय सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है
उस मेल्टिंग पॉइंट के दौरान ये क्या करता है, सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करता है और तब जा करके ये लिक्विड में चेंज होता है। इस ड्यूरेशन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन जारी रहता है। तो इस प्रकार के हीट को लैटेंट हीट कहते हैं, जो फेज ट्रांसफर के ड्यूरेशन में मतलब कंसीडर होता है ना। इसके बाद इसका साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं, तो जैसे ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाता है, यानी सिस्टम के अंदर हीट जाता है, तो फिर इसमें हीट को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी इसका साइन जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब सिस्टम से हीट हमारा सराउंडिंग में आता है, यानी सिस्टम का हीट कम होता जाएगा, रिजेक्ट होना मतलब इसका ये अपना हीट लूज कर रहा है और सराउंडिंग में भेज रहा है, तो इस समय इसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो निगेटिव होता है। मतलब अगर हीट सिस्टम में आएगा तो उसको हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर वो सिस्टम से बाहर जाएगा तो हम उसकी निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। लाइक वर्क ट्रांसफर, हीट भी एक तरह का क्या है कि पाथ फंक्शन है। हीट भी जो है यहाँ पर क्या है, हीट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। ये भी एक क्या है, पाथ फंक्शन है। ये भी अगर पाथ फंक्शन है तो स्वाभाविक है कि हीट भी कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का, है ना। इसका भी डिफरेंशियल इन एग्जैक्ट होगा, इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा, इन एग्जैक्ट फॉर्म में होगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए आगे, क्योंकि अभी हम लोग इंट्रोपी नहीं पढ़े हैं, तो हीट का निकालने के लिए जैसे कोई एक फ्लो प्रोसेस हुआ 1 से 2 जिसमें हीट का ट्रांसफर हुआ है, अगर हम लोग इसका टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एस मतलब इंट्रोपी, तो इसका जो एरिया होता है ना, यहाँ पर जो एरिया होता है Q बराबर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ 1 से 2 TdS, है ना। ये हीट ट्रांसफर देता है, यानी टीएस डायग्राम में जो अगर प्रोसेस 1 से 2 है तो इसके अंडर का अगर हम एरिया निकाल देंगे तो वो हमें हीट ट्रांसफर का वैल्यू देगा। ये भी हो जो है वो वैलिड ओनली फॉर रिवर्जिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्जिबल प्रोसेस, याद रखेंगे। तो वर्क और हीट में सिमिलरिटी है ना। दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिट है, वर्क को भी एनर्जी इन ट्रांजिट है, हीट भी एनर्जी इन ट्रांजिट है। इसको भी हम वर्क की तरह मतलब वर्क के जैसा, जैसे वर्क को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल दें कि जैसे हम लोग चावल को तो हम पैक कर लेते हैं पैकेट में और वो पैक करके रख देते हैं तो वैसा ही रखा हुआ रहता है, लेकिन उसके जैसा मतलब वर्क या हीट को हम उस तरह से हम जमा करके नहीं रख सकते। ये ऑलवेज कन्वर्टिबल है ना, ये हमेशा एक दूसरे फॉर्म में क्या होते रहेगा, कन्वर्ट होते रहेगा, और जब भी होगा तो इसका ट्रांसफॉर्म होगा वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। लेकिन अगर कोई प्रोसेस जैसे कि अगर आइडियाबैटिक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर जो होता है वो 0 होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही सिर्फ हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0 होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट को याद रखेंगे, है ना। तो अब इसमें एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जिसको हम लोग सीपी या सीवी से डिनोट करते हैं, इसको सिंपली सी देते हैं सिंबल। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू ए यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर यानी यूनिट राइज टेम्परेचर को राइज करने के लिए, है ना, जितना हीट की आवश्यकता होती है वही उसका स्पेसिफिक हीट कहलाता है। यानी C बराबर होता है Q/m इंटू डेल्टा T। इसका यूनिट होता है जूल या किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना, ये इसका यूनिट हो गया। तो अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट अगर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए बात करें, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें, तो ये इसका ये दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड
नहीं करता है ना। लेकिन अगर गैस की बात करें तो स्पेसिफिक हीट जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि अगर हमारा प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो उसके लिए हम लोग उसका सिंबल Cp लेते हैं। और वही अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उसके लिए हम लोग जो है उसका सिंबल Cv लेते हैं, है ना। तो आइडियल गैस के लिए है ना Cp का वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है और Cv का वैल्यू 0.78 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है ना। तो ये Cp और Cv ये गैस के रूप में ये दोनों अलग हो जाता है, लेकिन सॉलिड लिक्विड के लिए ये सेम होता है, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो गैस के लिए अगर जिसमें एक गामा होता है जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो कहते हैं, ये गामा बराबर होता है Cp/Cv, है ना। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो हो गया, इसको हम लोग Cp/Cv कहते हैं, है ना। ये गामा का वैल्यू होता है 1.674 मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसका वैल्यू 1.67 होता है और 1.4 होता है फॉर डाई एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। 1.33 होता है फॉर ट्राई एटॉमिक के लिए, है ना। यानी इस तरह से उसका मतलब घटते जाता है सबसे हायर वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए होता है। इसका रिलेशन होता है Cp-Cv बराबर R। R क्या है, तो एक गैस कांस्टेंट है ना। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट रिलेशंस देखें और हीट और एनर्जी के को हम लोग यहाँ पर समझ लिए कि दोनों ही क्या है, दोनों में ही क्या है, सिमिलरिटी है ना। दोनों एनर्जी इन ट्रांजिट है, दोनों ही वैल्यू जो है वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम और सराउंडिंग से, है ना। तो इतना चीज हम लोग हीट और वर्क के बारे में जाने।